भारत और चीन के इस विवाद को एक मामूली सैन्य झड़प समझने की गलती ना करें, क्योंकि अब हालात बहुत आगे बढ़ चुका है और ये जानकारी आ चुकी है कि चीन एक रणनीति के तहत भारतीय जमीन हथियाने के लिए आगे बढ़ चुका है। चीन भारत के जमीन पर आके बैठ गया है, ठीक उसी तरह जैसे कारगिल के समय पाकिस्तानी सैनिक आकर के भारत के अंदर घुस के भारतीय चौकियों में बैठ गए थे। अब जरूरत है कि कारगिल जैसी कार्रवाई हो और चीनियों को पीछे ढकेला जाए, अपनी जमीन को चीनियों से आज़ाद करवाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। सबसे पहले मैं आपको एलएसी की सही तरीके से डेफिनेशन समझाता हूं और उसके बाद बताता हूं कि उस रात आखिर क्या हुआ था। एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन की सीमा को एलएसी कहा जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा जिसे एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे अलग है। एलएसी को समझने के लिए आप पहले एलओसी को समझ लीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच खिंचा हुआ है, वो एक सिंगल लकीर है जिसके इस तरफ भारत है, उस तरफ पाकिस्तान है। दोनों ने ये मान लिया है कि यही हमारा बॉर्डर है और उसके ऊपर कई जगहों पर फेंसिंग भी लगा दिए गए, यानी दोनों देश मानते हैं कि यही हमारा बॉर्डर है। इसके इस तरफ भारतीय सैनिक, उस तरफ पाकिस्तानी सैनिक। पर भारत और चीन का जो बॉर्डर है, उस केस में भारत और चीन के बीच सीमा अभी तक सुलझा नहीं है, यानी दोनों ने फिक्स नहीं किया है कि हमारी सीमा कहाँ तक आती है। भारत कहता है कि उसकी सीमा चीन के अंदर है, जबकि चीन का दावा है कि चीन की जो सीमा है वो भारत के अंदर तक आती है। इसी में रोल प्ले होता है एलएसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है कि जहां तक हमने कंट्रोल कर लिया वो हमारा इलाका है, उससे आगे तुम्हारा इलाका। जैसे कि मान लीजिए भारतीय सैनिक एक इलाके तक तैनात हैं, उसे भारत का एलएसी कहा जाता है। उसे 4 किलोमीटर आगे चीनी सैनिक तैनात है, उसे चीन का एलएसी कहा जाता है। अब चीन ऐसा मानता है कि भारत जहां तक खड़ा है, जहां भारत का एलएसी है, वहां तक भारत की जमीन है, और भारत भी ऐसा मानता है कि जहां चीन की एलएसी है वहां तक चीन का जमीन है। लेकिन उसके इन दोनों के बीच के जो 3 या 4 किलोमीटर का जगह रहता है वो विवादित होता है, क्योंकि भारत मानता है कि वो उसकी जगह है और चीन भी यही मानता है कि ये चीन की जगह है। इसीलिए दोनों सैनिकों ने आपस में ये तय कर लिया है कि इस एरिया में कोई भी सैनिक तैनात नहीं रहेगा, अपने अपने एलएसी में ही रहेंगे और ये जो बीच का एरिया है ये खाली रहेगा। और इसी के तहत भारतीय सैनिक भी और चीन के सैनिक भी बार बार इस इलाके में जाते रहते हैं पेट्रोलिंग करने, ये देखने की इस जो विवादित भूमि है इस पे कहीं दुश्मन सेना आके बैठ तो नहीं गई है, क्योंकि एग्रीमेंट है कि इस जमीन पे कोई नहीं बैठेगा। इसीलिए बीच बीच में पेट्रोलिंग करते रहते हैं और पेट्रोलिंग के समय ही भारत और चीन के सैनिक कभी कभी आमने सामने आ जाते हैं, जिससे उनके बीच में झड़प हो जाता है। पर यहाँ चीन की दिक्कत ये है कि उसके देश में विस्तारवादी नीति है और चीन अपने ज़मीन से कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, उसे अपने ज़मीन को बढ़ाते ही जाना है। इसीलिए जिस एलएसी को चीन मानता है उसका हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रहा है कि वो थोड़े से एलएसी के अंदर घुस जाए, यानी विवादित ज़मीन पर घुस जाए, जिसके बाद वहाँ पर वो कब्जा कर ले और कुछ दिन तक भारत और चीन के बीच विवाद चलता रहे, जिसके बाद भारत थक करके पीछे हट जाए और वो ज़मीन चीन का हो जाए। फिर 6 महीने बाद चीन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, कुछ देर तक विवाद चले, भारत पीछे हटे और चीन का ज़मीन वो हो जाए। यानी चीन हर बार धीरे धीरे करके अपने एलएसी को भारत की तरफ ढकेलता जा रहा है और यही करने की कोशिश हमेशा से चीन करता रहा है। और इसी कोशिश के वजह से जब भारतीय सैनिक जा करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो दोनों के बीच में झड़प होता है। इस बार भी चीन ने पूरे रणनीति के तहत इस इलाके को हथियाने की कोशिश की है और पूरे लद्दाख के इलाके में घुसने की कोशिश एक प्लानिंग के तहत कर रहा है चीन के सैनिक पैंगोंग लेक से लेकर के गलवान वैली तक हर जगह एलएसी को पार करके जो विवादित जमीन है उसमें घुस चुके हैं। और खास करके जो गलवान वैली का इलाका है उसमें कहा जा रहा है कि जो विवादित जमीन है दोनों के एलएसी के बीच में, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉप के पॉइंट्स हैं यानी जो हाइट्स हैं उनके ऊपर चीनी सैनिक आ करके तैनात हो गए हैं। और चीन अब पूरा प्लान बना चुका है कि इस एरिया में जितने भी ज़मीन पर आके उसके सैनिक बैठ गए हैं वही नया एलएसी हो, यानी वो पूरा ज़मीन चीन के कब्जे में चला जाए। अब यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है। तो चीन ऐसी हरकत काफ़ी अरसे से करता आ रहा है और हर बार यही होता है कि चीन ऐसा करता है, भारत उसका अपोज करता है और भारत और चीन के कमांडिंग ऑफिसर्स बातचीत करते हैं, जिससे चीन पीछे हट जाता है, यानी अपने एलएसी के पीछे वापस चला जाता है कुछ समय के बाद। इस बार भी भारत ने यही सोचा होगा कि लड़ने के बजाय चीन से बातचीत करके चीन को वापस एलएसी के पीछे भेजने पर मजबूर कर देना चाहिए और यही बातचीत काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से चल रही है। इनफैक्ट जिस दिन की ये घटना है यानी सोमवार की, उस दिन भी सुबह से लेकर के शाम तक भारत और चीन के सैनिकों के बीच बातचीत चलती रही उसी इलाके में। और बातचीत में चीन ने ये मान लिया कि वो उस इलाके से पीछे हटेगा, यानी डी एस्केलेशन की तैयारी के लिए चीन ने शुरुआत कर दी थी और चीन मान गया था कि हम डी एस्केलेट करेंगे।
इसके बाद जब रात का समय होता है यानी उसी दिन कुछ घंटे के बाद, तो भारतीय सैनिक वापस से आते हैं एलएसी के करीब ये देखने के लिए कि चीन पीछे हट रहा है कि नहीं, जैसे अभी बातचीत हुई है। लेकिन वो ये देख करके सरप्राइज हो जाते हैं कि चीन हटने के बजाय कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे खड़ा कर रहा है। यानी शाम को उसने ये बात कर ली, ये मंजूरी हो गई कि चीन पीछे हटेगा, पर रात में आके देखा तो पीछे हटने के बजाय उल्टा वो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहा है। इसी के बाद भारतीय सैनिकों ने गलवान नाला या गलवान नदी पार किया और वहां जाके चीनी सैनिकों का विरोध करने लग गए। इसके बाद माना जा रहा है कि चीनी सैनिक पहले तो पीछे हट गए क्योंकि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपने बैकअप यानी जो पीछे के पोस्ट से वहां से कई सारे सैनिकों को बुलवाया और पूरी तैयारी के साथ भारतीय सैनिकों पे आकर के हमला किया। क्योंकि वो पीछे के छावनियों से बिल्कुल तैयारी के साथ आ रहे थे, इसीलिए उनके साथ रॉड के डंडे थे, साथ ही साथ लकड़ी में कील लगे हुए डंडे थे जिनसे उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि भारतीय सैनिकों को मारा जाएगा। अब क्योंकि भारतीय सैनिक वहां बिना किसी तैयारी के पहुंचे थे, सिर्फ अग्रिम जो छावनी है वहीं के सिपाही वहां तक पहुंचे थे, बल्कि दूसरी तरफ जो चीन था उसने अपने बैकअप में जितने भी सैनिक थे उन सबको रॉड डंडों के साथ मंगवा लिया था। कहा जा रहा है कि इस समय लगभग चीन के 500 सैनिक वहां पहुंच गए, उसके बदले में भारत के 100 से 150 सैनिक ही मौजूद थे। तो क्योंकि चीनी सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी वो भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ गए। इसमें दोनों सैनिकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। क्योंकि भारतीय सैनिकों के पीछे गलवान नाला मौजूद था तो धक्का मुक्की में कई सारे भारतीय सैनिक इस नाले में जा गिरे और नाले का जो टेम्परेचर था वहाँ पे माइनस में था, यानी 0 से भी कम था, और ये रात का समय था। तो आप समझ सकते हैं कि इतने ठंडे टेम्परेचर में अगर कोई इंसान पानी में गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा। इसीलिए दोपहर में भारत के 3 जवानों के शहादत की खबर आ रही थी, जबकि शाम को ये खबर आई कि कुल मिला के भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें से कई सारों का इलाज चल रहा था। और आज सुबह ये खबर आ रही है कि भारत के करीब और 4 जवानों की हालात गंभीर बनी हुई है। यानी बातचीत के बाद भी भारत के पीठ पे खंजर घोंपा गया। बातचीत में पीछे हटने की बात होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की, जिस धक्का मुक्की में अभी तक भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। भारत के लिए ये बहुत दुख की बात है कि जहां भारत संयम के साथ बातचीत का रास्ता अपना रहा था, उसके बावजूद भी भारत के 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भारत इसका बदला कैसे लेगा। दोस्तों, अगर बात सिर्फ 20 सैनिकों तक आके रुक जाती, यानी ये कहते कि 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन बदले में ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना के 43 के आसपास सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं, तो हम ये कहकर खुद को संतुष्टि दे सकते थे कि हमसे दुगने सैनिक चीन के मारे गए हैं, इसीलिए जो कार्रवाई थी वो हमने कर दी है, बदला ले लिया है, अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिचुएशन इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि चीन एक रणनीति के तहत भारत की ज़मीन हथियाने के काम में आगे बढ़ चुका है और इस वक्त चीन विवादित ज़मीन पे आके बैठा हुआ है। आज अगर भारत कोई कार्रवाई नहीं करता है तो कुछ महीनों के बाद ठंडी का सीज़न शुरू हो जाएगा, इस इलाके में पूरी तरीके से बर्फ़ जम जाएगा। बर्फ़ जमने के बाद इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी भारतीय सैनिक के लिए रिटेलिएट करना या चीन को पीछे भगाना। और ऐसे हालात में अगले साल आते आते चीन अभी जिस ज़मीन पे बैठा हुआ है अपने पोजीशन को वो पूरी तरीके से पक्का कर लेगा और उसके बाद भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि चीन को इस एरिया से पीछे ढकेल पाना या कह ले अपनी ज़मीन को चीन से वापस लेना। क्योंकि उस समय चीन को पीछे ढकेलने का मतलब होगा कारगिल जैसे एक युद्ध की शुरुआत करना। चाइना की गुस्ताखी और भारत की सहनशक्ति का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन इस वक्त जिस ज़मीन पर बैठा हुआ है, जिसे वो अपनी ज़मीन बताता है, मानता है, वो अक्साई चीन है, यानी वो ज़मीन जिसे चीन ने भारत से छीना था 1962 की लड़ाई में। यानी अभी जहां भारतीय सैनिक और चीन सैनिकों की सीमा के पीछे, यानी जहां चीन की पूरी सैन्य शक्ति तैनात है, अगर उस ज़मीन को भी देखा जाए तो वो भारत की ज़मीन है। और आज भी संसद ये मानती है कि वो अक्साई चीन का इलाका भारत का ही इलाका है। यानी भारत की ज़मीन पे कब्जा करते हुए भी जहां भारत को ये कहना चाहिए कि तुम पीछे हटो, बल्कि उल्टा हो रहा है, भारत की ज़मीन पे वो बैठे हुए हैं और अंदर भारत के घुसे जा रहे हैं। जो विवादित ज़मीन है वहाँ तक तो उन्होंने कब्जा कर लिया है, शायद अगले साल वो LAC पार करके सीधे सीधे लद्दाख में भी घुस जाएंगे। तो अभी भारत के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, 2 ही तरीके हैं जिससे भारत चीन को सबक सिखा सकता है। और अगर भारत ने ये काम नहीं किया
तो जो 1962 का घाव आज तक भारत झेल रहा है, आज के बाद हमेशा के लिए ये बात फिक्स हो जाएगा कि भारत चीन के सामने एक कमज़ोर देश है और चीन हमेशा भारत को दबाता रहेगा। मानसिक रूप से हमारे सैनिक, हमारे देशवासी और पूरी दुनिया ये बात मानने लगेगी कि पाकिस्तान के सामने चाहे भारत कितनी भी आंखें दिखा ले, चीन के सामने भारत की नहीं चलती है। चीन के सामने भारत एक कमज़ोर देश है। यानी अब बात भारत के आत्मसम्मान पर आ चुकी है। भारत को अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखने के लिए चीन को जवाब देना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि चीन को जवाब कैसे दिया जाए। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भारत और चीन को बात करना चाहिए और चीनी सैनिकों को ये कहना चाहिए भारतीय सैनिकों को कि आप पीछे हट जाएं। लेकिन जैसा कि आपने देख लिया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बातचीत के तौर पर चीन जो कहता है और जो एक्शन उसकी सेना लेती है वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बातचीत में वो कहते रहेंगे कि हाँ हम दोस्ती चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी सेना लगातार हमारी ज़मीन को हथियाती रहेगी। तो अब भारतीय सेना और भारत की सरकार के पास दो ही रास्ते बचे हैं और एक तीसरा रास्ता है जो हम देशवासियों को उठाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सैनिकों के दो रास्तों की। सैनिकों के पास अब दो ही ऑप्शन बचा है। पहला ऑप्शन, या तो गलवान वैली में LAC पार करें और जिस विवादित भूमि पे चीन ने आकर के कब्जा कर रखा है उन्हें मार करके भगा दें, यानी उनसे सीधे तौर पर लड़ाई करें और उन्हें ढकेल करके उनके LAC के पीछे पहुंचा दें। अगर भारत ये कदम उठाता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक लोकल वॉर टाइप का छिड़ जाएगा, जिसमें गोली के साथ साथ तोप और टैंक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक छोटा सा लोकल वॉर इस एरिया में होना तय है। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे चीन इस एरिया के विवादित ज़मीन पे आके बैठ गया है, उसी तरह भारत किसी और इलाके में, यानी हो सकता है अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के इलाके में, जो दोनों के LAC के बीच के विवादित ज़मीन है, वहाँ भारतीय सैनिक जा कर के बैठ जाएँ, यानी वहाँ पर भारतीय सैनिक कब्जा कर लें। जिसके बाद भारत और चीन एक ही टेबल पर आ जाएंगे, दोनों में बराबरी हो जाएगा और भारत ये कह सकता है कि आप गलवान वैली इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटाएं, जिसके बाद हम भी अपने सैनिकों को बाकी के इलाकों से पीछे हटा लेंगे। अब इन दोनों में से सेना कौन सा तरीका चुनती है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा और चाहे जो भी कार्रवाई होती है भारत की तरफ से, उसका सबसे पहले जानकारी हम इंडिया टॉक्स आप तक पहुंचाएंगे। अब मैंने सैनिकों के तरीकों के तो बारे में आपको बता दिया, लेकिन जो तीसरा तरीका है जो देशवासियों को उठाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध से ज़्यादा भी एक और चीज़ है जो चीन को प्यारी है, वो है पैसा। चीन को पैसा सबसे प्यारा है और हम सब अगर मिल करके ठान लें तो हम चीन की इस चीज़ को चीन से छीन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनके बीच ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है, जिसके वजह से कोई एक देश दूसरे देश के सामान के ऊपर बैन नहीं लगा सकता है या फिर जो टैक्स है उसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे ट्रेड एग्रीमेंट में विवाद आ जाएगा और उससे बहुत सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होंगे और एक तरह से इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का उल्लंघन माना जाएगा। अब ये जो बेड़ा है ये हम देशवासियों के सर पर है, हमें इसे उठाना है। जैसा कि सोनम वांगचुक ने एक बहुत अच्छी बात की कि चाइनीज़ ऐप्स इन अ वीक और जो चाइनीज़ हार्डवेयर है इन अ ईयर। अगर आप एक सच्चे देशवासी हैं और आपको ये जो जवान भारत के 20 शहीद हुए हैं इनके लिए थोड़ा सा भी दुख हो रहा है, तो आज अभी जो सबसे पहला काम इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे वो ये है कि आपके फ़ोन में जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं उन सब को डिलीट कर दें। ये चाइनीज़ ऐप्स हमारी इन्फॉर्मेशन चुरा रहे हैं, हमसे डेटा चुरा रहे हैं, हमारे जो युवा हैं उन्हें फ़ोन की ऐप्स की लत लगा रहे हैं और इसके बदले पैसे कमा रहे हैं। उन्हीं पैसे से हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। आप आज ही इंटरनेट पे गूगल पे जाके सर्च करें कौन कौन से मेजर चाइनीज़ ऐप्स हैं और उन सारे चाइनीज़ ऐप्स और गेम्स को तुरंत डिलीट कर दें अपने फ़ोन से। और आज हम सबको ये संकल्प करना होगा कि आज से हम अपने तरफ से जितना हो सके भारतीय सामानों का ही इस्तेमाल करेंगे। चीन की तरफ से जितने भी सस्ते और प्लास्टिक सामान आते हैं भारत में उन सब का आज से हमें बहिष्कार करना होगा जितना हम कर सकें। जिस भी जगह में अगर चीन का सामान थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है और दूसरी तरफ भारत में बना हुआ सामान थोड़ा महंगा भी मिल रहा है, तब भी हमें भारतीय सामानों के साथ ही जाना चाहिए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है चीन को जवाब देने का। यही सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कोरोना काल में भारत की इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने का। यही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है भारत से गरीबी हटाने का। यही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप इस बॉयकॉट चाइना की मुहिम को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ज़रूर कमेंट में लिखें बॉयकॉट चाइना के बारे में आपकी क्या विचार है। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। और इस मामले में अभी आगे बहुत सारी कार्रवाई होने वाली है भारतीय सेना और भारत की सरकार की तरफ से। तो इन सारी जानकारियों को सबसे पहले जानने के लिए इंडिया टॉक्स को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जितने भी लेटेस्ट वीडियोस डालें उनका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।